हेलो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं जानता हूं कि अगली वीडियो जो मैं लास्ट वीडियो में कहा था कि जल्दी लेकर आऊंगा, उसे लेकर आने में काफ़ी समय लग गया। जी हाँ, थोड़ी सी काम की व्यस्तता की वजह से मैं और कोई वीडियो बना नहीं पाया। तो ये मेरा टूर था नागपुर से वाराणसी वाया लखनऊ। तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना है। आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको गंगा आरती और भी कुछ चीज़ें जो है जो बेहतरीन थी वहाँ की, वो मैं दिखाऊंगा। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक दिन पहले जो है मुझे यह सूचना दी जाती है कि भाई साहब आपको जो है उत्तर प्रदेश जाना है। मैं भी कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश। वैसे एक चीज़ तो है मेरे अंदर कि मैं किसी भी नई जगहों को लेकर जो है भयभीत नहीं होता हूँ और ना ही पैनिक होता हूँ। होता क्या है कि आप कोई पुरानी जगह पे जब काम करते हैं तो नई जगह मिलने पे थोड़ी सी मन में संकोच और थोड़ी सी बहुत घबराहट तो आ ही जाती है, लेकिन मेरे अंदर ये नहीं है कि, और ये मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। वैसे ये मेरी ट्रेन थी यशवंतपुर गोरखपुर, जो कि एक दिन पहले ही स्टार्ट हुई थी और ये अपने तय टाइम पर नागपुर पहुंचती है। बीच में मैं पहले चेक कर रहा था तो पता चलता है कि ये तो 2 घंटे लेट है। और ये अपने कंपार्टमेंट में मुझे ये प्यारा सा बच्चा मिला और ये बहुत ही शरारती बच्चा था। बीच में मुझे पापा पापा कहने लगा। इसकी मम्मी गुस्सा हो गई, बोले पापा क्यों बोल रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, बोलने दीजिए, क्या ही बोल सकते हैं। और ये इतना ही शैतान बच्चा था, क्या बताऊं, पूरे रास्ते कचर पचर कचर पचर करते ही आ रहा था और ऊपर से मेरी कॉपी करते जा रहा था। वैसे खैर इसको देखते देखते टाइम पास तो हो ही गया और टाइम पास में आपको बता दूं कि इटारसी पहुंच चुका था मैं। और क्या बताऊं, इटारसी के भी नज़ारे बड़े ही अद्भुत थे। गर्मी यहाँ भी थी और पूरे रास्ते मतलब आप कंपार्टमेंट से बाहर निकलो ना तो हालत ख़राब हो जाती थी। फिलहाल यहाँ हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है और ट्रेन आमतौर पर जो है अपने टाइम पे ही चल रही थी। जैसा मैंने पहले बताया कि वो थोड़ी लेट चल रही थी लेकिन बाद में टाइम पे पहुंच रही थी। इटारसी से निकलने के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन भोपाल था और हम अपने तय टाइम पर जो है भोपाल भी पहुंच जाते हैं, राजा भोज की नगरी। जी हाँ, बहुत। और यहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा था क्योंकि यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई थी। रात को मैं सो गया, सुबह उठा तो पता चला कि अरे लखनऊ पहुँच गया मैं तो। हालांकि ये लखनऊ के पास वाला एक स्टेशन है जिसे ऐश बाग कहते हैं और ये स्टेशन जो है वैकल्पिक स्टेशन है लखनऊ की भीड़ को कम करने के लिए। तो मैं पहुंचता हूं अपने होटल में। चेक इन करने के बाद मैं सोचता हूं क्या किया जाए। तो मेरे दिमाग में पहले से ही प्लान था कि टुंडे कबाब खाने हैं और उसकी बिरयानी तो ज़रूर खानी है। तो इसलिए मैं पहुंच जाता हूं टुंडे कबाब के पास और वहां जाकर मैं ऑर्डर करता हूं बहुत ही डिलीशियस फूड। जी हाँ, जिसमें बिरयानी और टुंडे कबाब ये मैं खाता हूँ और खाकर आता आता हूँ अपने होटल में। चेक इन करता हूँ, लेकिन तब तक मुझे फिर से ये सूचना मिलती है कि वाराणसी में कुछ समस्याएं हो गई हैं तो वहाँ विजिट करना पड़ेगा और ये सेल्फी पॉइंट बना हुआ टुंडे कबाब के वहाँ पे। तो मैं खाना फटाफट खा के और निकलता हूँ और यहाँ की गर्मी भी भाई साहब क्या गर्मी थी यार, हालत ख़राब कर दी थी ये गर्मी तो जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे ब्रीफ कर दिया गया था कि वाराणसी जाना है और वहाँ कुछ हमारे काम थे जो पेंडिंग पड़े हुए थे, उनको कंप्लीट करवा करके फिर वापस आना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगा वो पता चलेगा। तो मैं पहुँच जाता हूँ लखनऊ के ही आलमबाग बस स्टैंड पे। और ये बस स्टैंड जो है ना मुझे वडोदरा बस स्टैंड की याद दिला रहा था क्योंकि ये वन एयरपोर्ट टाइप का एकदम बस स्टैंड था भाई साहब। और सारी एमिनिटीज, सारी सुविधाएं यहाँ अवेलेबल थी। फुल्ली पैक्ड एसी, क्या मस्त था यार। मतलब मैं इसके पहले जब लखनऊ आया था तो मुझे जहाँ तक पता है ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है इस बस स्टैंड को, कि इसके पहले जो है बहुत ही हालत ख़राब थी। तो बस मेरी तो टाइम पे मिल जाती है और मैं अपने बस में जो है बोर्ड कर लेता हूँ और बोर्ड करने के बाद निकल जाता हूँ अपने डेस्टिनेशन के लिए। चूँकि मुझे जाना था ट्रेन से, लेकिन थकावट की वजह से जो है मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ और मुझे लेनी पड़ती है बस। हालांकि मैं समझ रहा था कि ये बस जो है मुझे बहुत ही परेशान करने वाली है और आधे रास्ते पहुंचे भी नहीं तब तक बस का जो कूलेंट है वो ख़राब हो गया, जिसके वजह से सारे पैसेंजरों को इन लोगों ने उतार दिया और करीबन वहाँ पे हम लोगों ने 3.5 या 4 घंटे हमने वेट किया इस बेचारे से मतलब ढाबे पे। और यहाँ हालत मत ही पूछो यार, खाने लायक कुछ था नहीं। जो भी था हल्का फुल्का, यहाँ समोसे वगैरह यही सब मिल रहे थे तो वही सब हमने खाया और खाकर जो है दूसरी बस जो है इन्होंने बुला दी। ये गनीमत रही हमारे लिए कि यहाँ बुला दी, लेकिन बुला तो दी थी। मैं अब शाम के 6 बजे की जगह जो है मुझे पता था कि अब मैं रात को 9 या 10 बजे पहुँचूँगा,
ठीक उसी प्रकार मैं पहुंचा भी, क्योंकि इतना लेट हो जाने की वजह से जो है जो मेरा आज का काम था वो भी शायद नहीं होने वाला था। और ये मैं क्रॉस कर रहा था जौनपुर को। बड़ा ही जिंदा दिल शहर है। और जब मैं बनारस पहुंचता हूँ तो यहाँ की चकाचौंध देखकर मेरी आंखें खुद चौंधी आ जाती है यार। वाकई में बदला है कोई शहर तो बनारस ही बदला है। और इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मत पूछो। मैं होटल में चेक इन करता हूँ, चेक इन करने के बाद जो है मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि होटल में थोड़ा सा, ये जिस होटल में मैं गया हुआ था ये होटल सही नहीं था, तो मुझे चेंज करना था, लेकिन आधी रात को मैं चेंज नहीं कर पाया। तो नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा क्या किया जाए क्या किया जाए। तो मैं टहलने के लिए निकल जाता हूँ बनारस की गलियों में, वो भी आधी रात 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। सुरक्षा के तौर पर अपने साथ जो है गूगल मैप को रखता हूँ, और जो ये मेरी जो छड़ी थी इसे रखता हूँ, ताकि किसी आपात की स्थिति में जो है इसका सहयोग लिया जा सके। जी हाँ, आप समझ ही रहे होंगे, आधी रात से भी ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, और ये विंटेज कार, तो नया शहर, अनजान शहर, और बहुत तरह तरह की बातें होती हैं, तो इसलिए हमेशा अपनी सुरक्षा जो है अपने साथ में लेकर चला कीजिए। जब तक मैं घाट पहुंचता तब तक जो है एकदम लाइट आ चुकी थी, मतलब सूर्य जो है सूर्योदय होने वाला ही था। तब तक मैं घाट पहुंचता हूं, और घाट पहुंचने पे ये नज़ारे थे और भाई साहब, मतलब मन मोह लिया। सुबह यहाँ की जो ठंडी हवाएं जो चल रही थी वो और भी शानदार थी। लेकिन थोड़ा सा आगे टहलते हुए जब मैं आगे पहुंचता हूँ तो मैं पहुंच जाता हूँ मणिकर्णिका घाट पे, जहाँ जीवन के एक कड़वी सच्चाई को देखता हूँ, और इनको प्रणाम करके इनकी आत्माओं की शांति की दुआ करते हुए फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। क्योंकि मुझे एक तो रात भर नींद नहीं आई थी, और थकावट इतनी ज़्यादा थी क्योंकि बस वाले भैया ने पहले परेशान कर दिया था। तो मैं सोचता हूँ यार नहा ही लेता हूँ, क्या करूँ। तो मैं ठंडे ठंडे पानी में, क्योंकि सुबह का जो पानी था वो मस्त ठंडा पानी था, और यहाँ पूरा माहौल जो है ना, मतलब एकदम भक्तिमय था। मैं नहा के निकलता हूँ, निकलने के बाद देखता हूँ कि अच्छा, मतलब जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है उनके लोग भी जो है पानी में, और उनके गोताखोर जो है वो लोगों की सहायता के लिए खड़े रहते हैं। फिर मैं निकल जाता हूँ सबसे फेमस कचौड़ी खाने के लिए, गोविंद की कचौड़ियाँ, और ये बहुत ही बेहतरीन थी। हालांकि सुबह सुबह मैंने अपनी होटल को चेंज कर दिया था, क्योंकि उसमें रात भर मैं सोया नहीं था, तो मैंने ये प्लान किया था कि अच्छे से काम करके फिर उसके बाद इस दिन जो है सोना है। तो ये कचौड़ी जो है बहुत ही टेस्टी थी यार, वाकई में। अगर इसको कहा जाए आउट ऑफ 5 रेटिंग देने के लिए तो मैं 4.5 तो ज़रूर ही दूंगा, क्योंकि टेस्ट बहुत ही बेहतरीन था। शाम को काम खत्म करने के बाद अब मैं निकल जाता हूँ बनारस की सबसे फेमस गंगा आरती को देखने के लिए। अच्छा, मैं बनारस कह रहा हूँ तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वो मेरा टंग में बैठा हुआ है। वाराणसी फ़िलहाल प्रॉपर अभी का नाम है। और ये बेहतरीन सुविधा देखकर मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ यहाँ के प्रशासन को, क्योंकि ये पानी के फव्वारे जो हैं वो गिराए जा रहे थे जो तीर्थ यात्री थे उनके ऊपर। और मैं पहुंच जाता हूँ यहाँ गंगा आरती देखने के लिए, लेकिन यहाँ तो भीड़, मैं कैसे देखता यार। फिर पता नहीं, वो होता नहीं है कि हाँ कुछ ना कुछ आपके साथ रोचक चीज़ें हो जाती हैं, तो वो मेरे साथ भी हुआ। और मुझे एक भाई साहब जो है अपने छत के ऊपर लेके चले गए, बोला आ जाओ भैया यहाँ से देख लो। मैंने कहा वाह भाई, सोच रहे हो कितनी भीड़ है यहाँ पे। और ये डेली का ऐसा भीड़ रहता है यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन। और ये जो आरती चल रही थी ना, फर्स्ट टाइम जब ये गाने वगैरह बज रहे थे, सीरियसली पहली बार देखकर मुझे भी मेरे रोंगटे खड़े हुए। और गंगा मैया को मैंने भी प्रणाम किया। हालांकि यहाँ पे 2 आरतियाँ चलती हैं, एक मैं जिसको मिस कर गया था वो शिव तांडव आरती था जो मैं मिस कर चुका था। फ़िलहाल जो है इतना ही देखकर अपने आप को बहुत ही संतुष्ट महसूस करवाता हूँ, और अपने ही हाथों से अपने पीठ के ऊपर थपकियाँ देता हूँ और कहता हूँ कि वाह वेरी नाइस। क्योंकि ये सारे सीन जो है ना हमेशा मैंने टीवी और फोटोज़ में ही देखे हुए थे, तो इसलिए बहुत ही अभिभूत हूँ कि मैं इस बेहतरीन पल का जो है साक्षी बन रहा था। और ये बहुत ही मनोरम दृश्य था, आप भी लुत्फ़ उठाइए इसका। तो फाइनली आरती तो ख़त्म हो चुकी थी। जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो थोड़ी दूर पर मुझे ये एक बिल्डिंग दिखती है, और इस पे लिखा हुआ था द थियोसॉफिकल सोसाइटी। जी हाँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी का इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है।
और आप सबको पता होगा एनी बेसेंट जो कि आयरिश महिला थी, और इनके इस संगठन का जो मुख्य मकसद था, तो जो पुराने धर्म हैं, दर्शन हैं, उनको जो है बढ़ावा देना। तो ये एक पुरानी जर्जर सी बिल्डिंग तो मुझे दिखी, लेकिन ये देखकर मुझे सिर्फ वो सारी बातें जो मैंने इतिहास में पढ़ी थी वो सब रिवाइंड होने लगी। फ़िलहाल जो है बनारस की गलियों में ऐसे ही पैदल चलते चलते और इन सभी महत्वपूर्ण इमारतों को देखते हुए अपने अतीत यानी कि अपने इतिहास को रिवाइंड करता हूँ अपने मन ही मन में, और फिर हाल आगे बढ़ता ही चला जाता हूँ। और फिर ये सोचता हूँ कि अगर कायाकल्प हुई है तो बनारस की इतनी ही ज़्यादा कैसे हो गई, और बहुत ही कम टाइम में। जी हाँ, इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन इस शहर का जैसे हुआ है शायद ही किसी शहर का हुआ हो। फ़िलहाल चलिए मैं ये वीडियो में यहीं तक मैं रखता हूँ। नेक्स्ट जो है अगली मुलाकात जो है आपसे अगले ब्लॉग में होगी, और मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी और कोई बेहतरीन जगह पे जाऊँ जिसे मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोशिश कीजिए शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।